Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello everyone, welcome to Textbook Banking. So this is time to discuss financial समाचार. So guys, start करते हैं हमारे आज के लेक्चर को. स्टार्ट करने से पहले everyone knows that parliamentary session, this is budget session, which is going to be start from the Jan 29th, and finance minister is going to present budget on the 1st of the Feb. This year's budget will be very different because there won't be any printing. कोई पेपर प्रिंटिंग नहीं होगा ड्यू टू कोविड-19, ड्यू टू कोरोना. सो द होल बजट विल बी ऑन द ओनली डिपेंडिंग ऑन द डिजिटल कॉपीज और द ई कॉपीज जिसको हम लोग कहते हैं. सो द न्यू थिंग विच इज गोइंग टू इम्प्लीमेंटेड दिस ईयर. So before going to start the session, before going to initiate the session, guys, yearly टेक्स्ट बुक पास 299 में मिल रहा है आपको. ग्रेट एग्जाम फेस्टिवल चल रहा है, इसमें 3 मंथ्स का गाना प्लस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा. इसके अलावा ईपीएफओ की बैच बात करते हैं, यूपीएससी ईपीएफओ की बैच करते हैं, उसका लाइव कोचिंग बैच भी हमारा स्टार्ट हो रहा है कि इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो. Let's start with the first news. Pradhanmantri Kaushal Vikas Yojana 3.0 has been launched by the government of India. Now वैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसकी हम लोग बात करते हैं, PMKVY की हम बात करते हैं, ये 2010 में वैसे पहली बार आया था. इसका थर्ड फेज अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे महेंद्र सिंह पांडे साहब, इन्होंने रिसेंटली इसको लॉन्च किया कि महेंद्रनाथ पांडे साहब की हम लोग बात करते हैं. सो ही लॉन्च दिस स्कीम. नाउ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एवरीवन नोज दैट स्किल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, और इस थर्ड फेज में जो 2021 के लिए लॉन्च किया गया, 329 प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र आर गोइंग टू बी क्रिएटेड, जिसके अंदर 200 आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को भी रोल आउट करने की बात की है. एंड नियर अबाउट 950 करोड़ रुपीज, दैट मच अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वी आर गोइंग टू स्पेंड टू क्रिएट द स्किल एजुकेशन. और वैसे भी दिस आत्मनिर्भर भारत के लिए स्किल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है. 2015 में हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.02 सेकंड फेज लॉन्च किया था कि इसमें शॉर्ट टर्म की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया गया था. इस बार मोस्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जो नई टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर काफी ज्यादा अहमियत, काफी ज्यादा फोकस रखा गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नो फर्स्ट फेज की बात करने से पहले एक बार देख लेते. इट फोकस ऑन अलाइनिंग the second phase was aligning the competencies of the unregulated workforce of the country to national skill qualification framework. इस मेन फोकस के हिसाब से इसको लॉन्च किया गया था, जो भी एक एग्जाम के लिए क्रूशियल और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. नाउ जो इनिशियली स्टार्ट किया गया था, इट वाज इन 2010 जब इसको स्टार्ट किया था, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल काउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट, बिकॉज दैट टाइम गवर्नमेंट वाज द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, एंड दे बेसिकली स्टार्टेड दिस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के स्किल डेवलपमेंट मिशन 2010 में एक्चुअली स्टार्ट किया गया था. वो टाइम पे नेशनल काउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट ये आता था स्पेसिफिकली पीएम के या प्राइम मिनिस्टर्स के हाथ में या उनके ऑफिस में. अब 2015 के बाद एक अलग से मिनिस्ट्री बना के रखी है, एंड दैट मिनिस्ट्री इज हैंडलिंग एवरीथिंग. जब 2010 में क्रिएट किया था तो फोकस ये था जो 10th और 12th ड्रॉप आउट्स होते हैं उनको स्किल, शॉर्ट टर्म स्किल प्रोवाइड की जाए ताकि प्रॉपरली उनके पास वर्क अवेलेबल रहे. Now 50 करोड़ पीपल शुड बी स्किल्ड. तो नॉर्मली अगर नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो 2022 तक 50 करोड़ लोगों तक स्किल पहुंचना चाहिए. इस मेन एम के साथ इस मिनिस्ट्री ने ये नया थर्ड प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ है. तो टोटल ओवरऑल 10 से लेके अगर ये थर्ड तक हम लोग आते या फर्स्ट फेज से लेके थर्ड फेज तक हम लोग आते तो ये मेन फोकस यहां पे रखा गया है, एंड विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एक और बढ़िया न्यूज है इंडिया के लिए, इंडियाज पोटेंशियल टू इंक्रीज द सीरियल एक्सपोर्ट. नाउ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूएसडीए की बात करते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है. उस रिपोर्ट के हिसाब से व्हीट, राइस की अगर बात की जाए तो इंडिया का एक्सपोर्ट ये फ्यूचर में और बढ़ेगा, ऐसा उनका कहना है. नाउ बात करते हैं एग्जैक्टली इंडिया का एक्सपोर्ट क्यों बढ़ेगा. उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, एंड वन ऑफ द मेन रीजन इज दैट कुछ कंट्रीज में ड्रॉट है, कुछ कंट्रीज में काफी ज्यादा एक्सेसिव बारिश हुई है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है सीरियल्स की, एंड इंडिया इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन दिस एक्सपोर्ट सिनारियो. अब देखिए, यूएस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर हैज रिसेंटली अप द फोरकास्ट ऑफ इंडियन व्हीट एक्सपोर्ट 2021 to 1.8 million tons as against the 1 million increase in the rice export. So rice export में 1 million टन का हमारा एक्सपोर्ट बनने वाला है, और व्हीट की बात करें तो 1.8 मिलियन
जो अपने आप में काफी ज्यादा पॉइंट है, ऐसा उनका कहना है, ऐसा यूएस डिपार्टमेंट का कहना है। उसके पीछे रीजंस भी बहुत है। तो वन ऑफ द रीजन इज चाइनीज स्टॉक पाइलिंग। चाइना फिलहाल स्टॉक पाइलिंग कर रहा है, फॉर दैट रीजन दे आर परचेसिंग। दे ऑलरेडी गेव अस द ऑर्डर ऑफ राइस का ऑर्डर ऑलरेडी चाइना हमें दे चुका है। तो वन ऑफ द मेन रीजन इज दैट चाइना स्टॉक पाइलिंग कर रहा है। चाइना का एक और सीन था कि चाइना नॉर्मली बाहर कंट्री को एक्सपोर्ट भी करता था, तो अभी चाइना का एक्सपोर्ट थोड़ा रुक चुका है, थोड़ा कम हो गया, बिकॉज दैट स्टॉक पाइलिंग। वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ चाइना वॉज काफी बारिश आई थी, काफी ज्यादा हेवी नेचुरल कैलेमिटीज को फेस करना पड़ा है चाइना को, एंड दैट्स व्हाई चाइना इज स्टॉक पाइलिंग मेनी थिंग्स, प्लस दे आर ऑल्सो importing from many countries like India. Now, global prices की बात करें तो रशियन गवर्नमेंट इज लेवाइंग द एक्सपोर्ट टैक्स। देखिए, नॉर्मली अगर हम बात करते वीट की बात करेंगे तो वीट नॉर्मली जैसे रशिया से काफी कंट्रीज खरीदती थी, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश ये रशिया से खरीदा करता था, बट नाउ रशिया स्टार्टेड इंपोजिंग द एक्स्ट्रा टैक्सेस, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, एंड नाउ दैट फॉर दैट रीजन बांग्लादेश decided not to purchase from the Russia and they asked India to sell him. So that is another one of the main reason. Now ultra low interest rate in money. Okay. Now जो money market है, बहुत सारे countries के money market है जहाँ पे interest rate काफी कम हो गए, and that's why people are investing into agriculture commodities and which is increasing the prices for them, and that is another reason. Now drought is a very big reason. Thailand, Vietnam इन सारे countries की बात करते हैं जहाँ पे काफी drought आया, and drought की वजह से डिमांड जो है इन सारे कंट्रीज के अंदर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुई है, और इनवेज बांग्लादेश में तो एक्चुअल डिमांड बढ़ गई है, एंड दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू परचेस फ्रॉम द इंडिया। पर इंडिया के एक मार्केट को एक और प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी तो सारी कैलामिटीज है, सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पर इंडिया के अंदर एनीवेज इंडियाज एक्सपोर्ट इज नॉट दैट कॉम्पिटेटिव। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करेंगे, उस चक्कर में थोड़ी प्राइसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा क्लीनिंग, बैगिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्ट, इसके भी सारे खर्चे ऐड होते हैं, जिसकी वजह से चीज ऑटोमेटिक महंगी हो जाती है ना। कुछ स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां पे अभी भी गवर्नमेंट ने प्रोक्रूटमेंट प्रॉपरली नहीं किया हुआ है जिन स्टेट से, तो यहां पे लेस देन एमएसपी के प्राइस में प्रोक्रूटमेंट अगर गवर्नमेंट करती है तो शायद एक्सपोर्ट में और ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, एंड दैट इज सिनेरियो। देखिए, एमएसपी प्राइस का एक और प्रॉब्लम होती है कि एक्सपोर्ट में आप कॉम्पिटिटिव नहीं बनते हो। चलो इंटरनली तो आपने मैनेज कर लिया, बट जब एक्सपोर्ट करने की बात आती है तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक बन जाता है बहुत बार एक्सपोर्ट करने के लिए। तो कॉम्पिटिटिव मींस उतने कम रेट में नहीं मिलता, पर अभी जिस तरीके से वर्ल्ड का प्रॉब्लम चल रहा है तो यहां पे इंडिया को काफी ज्यादा गेन हो रहा है, काफी ज्यादा गेन होगा, ये भी पॉइंट मेंशन किया गया है। देखिए, एस्टिमेट ऑफ इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट विल बेनिफिशियल टू इंडियाज ओन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट। ऑब्वियसली तो प्रोडक्शन के लिए भी काफी बेटर है अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, सो वी कैन वर्क इजीली ऑन दैट। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द एक्सपोर्टर ऑफ द cereals प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। We are one of the largest producer as well as exporter. The import of cereals were wheat, paddy, sorghum, millet, barley and maize. Previously in 8, India had imposed a ban on the export of the rice and wheat because domestic needs पूरी नहीं हो रही थी, तो हमने वो टाइम पे बैन लगाया था। पर उसके बाद हमने व्हीट और राइस की बात करें तो उसके ऊपर बैन तो नहीं लगाया, अब एक्सपोर्ट प्रॉपर तरीके से हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है। देखिए, मेजर हमारे डेस्टिनेशंस की बात करते हैं फॉर व्हीट, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, सोमालिया। अगर हम मेजर एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती राइस की बात करें तो नेपाल, बेनिन, यूएई, सोमालिया। और अगर हम बासमती राइस की बात करें तो ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई के। चाइना भी हमसे फिलहाल खरीद रहा है, पर इतना ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीद रहे, बट स्टिल वी आर सेलिंग टू देम। सो ये हमारे पार्टनर्स है जिनकी भी बात यहां पे की गई है। ओके, आगे बढ़ेंगे। नो, आरबीआई ने अपना फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो अपना रूल है उसमें थोड़े चेंजेस किए हुए, थोड़े से रूल्स को थोड़ा बेंड किया हुआ है। रीजन क्या है? रीजन बड़ा डिफरेंट सा रीजन है। अब जेट एयरवेज आपको पता है बैंकक्रप्ट हो गया, ऑलरेडी दे आर मच इन लॉस। सो व्हाट दे आर डूइंग, तो उनके जितने प्लेन्स उनके पास थे उसमें से कुछ प्लेन्स को कैनेबलाइज कर रहे हैं। कैनेबलाइज का मतलब है कि उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना, उसके कुछ जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को मार्केट में बेचना। तो कैनेबलाइजिंग फिलहाल चल रहा है। तो आपके नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आप पुराने चीजों को कैनेबलाइज करते हो। ये नया एक नया नहीं है, बहुत पुराना कंसेप्ट है बिजनेस के अंदर। सो इफ यू आर हैविंग द न्यू प्रोडक्ट, इफ यू वांट टू प्रमोट द न्यू प्रोडक्ट, आप पुराने प्रोडक्ट को कैनेबलाइज करोगे, ब्रेक डाउन करोगे और उसकी वैल्यू थोड़ी कम करने की कोशिश करोगे। तो वही सारी चीज अभी जेट एयरवेज में चल रही है। बिकॉज ऑफ द बैंकरप्सी जो प्लेन्स थे बड़े बड़े उनको कैनेबलाइज करना चल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब इनको कैनेबलाइज करना है तो फॉरेन मार्केट में इसको बेचने की डिमांड चली थी, इसको फॉरेन मार्केट में बेचेंगे। पर इंडिया के जो रूल्स है, फेमा के अंदर के जो रूल्स है, ये कहते हैं कि यू कैन सेल द होल प्लेन
बट कैनेबलाइज होके छोटे छोटे पार्ट में आप इसको सेल नहीं कर पाओगे। तो फेमा रूल्स के अंदर यहाँ पे पाबंदी आ रही थी, कस्टम्स भी इसके लिए मना कर रहा था, तो आरबीआई ने अपने रूल्स को आयरन कर दिया, मींस थोड़ा प्लेन कर दिया, सॉफ्ट कर दिया कि ओके नाउ यू कैन सेल these पार्ट्स ऑल्सो, यू कैन सेल these विंग्स ऑल्सो, वॉट एवर यू वांट टू सेल। सो इसका फायदा जेट एयरवेज जैसे कंपनीज को होगा, नाउ दे कैन इजीली सेल देयर प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ अगर बात करते हैं इंडिया के अंदर द कैनाबलाइजिंग ऑफ दिस प्लेन्स और द डिसइंटीग्रेटिंग दिस प्लेन्स, ओके, और रिसाइकलिंग फैसिलिटीज इंडिया के अंदर बन सकती है फ्यूचर में, तो हमें बाहर कंट्री में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिसाइकल के लिए, बिकॉज इंडिया में चीप लेबर है, के हमारे पास फैसिलिटीज भी काफी अच्छी है और पोर्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। तो इन फ्यूचर वी कैन एक्सटेंड दिस फैसिलिटीज इन इंडिया इटसेल्फ। अभी फिलहाल हम बात करेंगे तो फ्रांस, स्पेन या फ्रांस में से बहुत सारी कंपनीज है जिनके नाम यहाँ पे लिखे गए, इन कंपनीज के पास रिसाइकलिंग के लिए फैसिलिटीज जाती है या सारे प्लेन्स वहां जाते हैं, जो अभी हमें दिक्कत दे रहा था। बट नाउ अगर इंडिया में रिसाइकलिंग स्टार्ट करते हैं तो शायद फ्यूचर के लिए काफी बेटर रहेगा। अभी भी बहुत सारे किंगफिशर एयरलाइंस के प्लेन है जो बिकॉज ऑफ दिस कैनिबलाइजेशन का जो प्रॉब्लम था उसके वजह से अभी भी इंडिया में ही पड़े हुए हैं, तो इनको भी रिसाइकल करना बेटर हो सकता है। तो नाउ दैट इज द पॉइंट दे आर मेंशन इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। इतनी न्यूज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाली तो न्यूज नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज यू शुड नो अबाउट दैट। नाउ एक और न्यूज है जो काफी बज़ क्रिएट करेगी फ्यूचर में। आरबीआई ड्रेन्स 2 ट्रिलियन टू बिग द नज शॉर्टर रेट्स हायर। नाउ अब सीन क्या है, रिवर्स रेपो के एंगल में के या रेपो की अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई ने यहाँ पे 2 ट्रिलियन मार्केट में डालने की बात की, सो दैट द इंटरेस्ट रेट्स कैन बी इंक्रीज। सो रेपो, रिवर्स रेपो और एमएसएफ की हम लोग बात करते हैं के नाउ 14 डेज के जो हम नॉर्मली ऑप्शनेबल रेपोज या ऑप्शनेबल रिवर्स रेपोज होते हैं उसका रेट बढ़ाने की बात की गई है शॉर्ट टर्म के लिए। तो प्रॉब्लम क्या हो गया, देखिए जब मार्केट रेट की बात करते हैं, कॉल मनी मार्केट की बात करते हैं या इंटरबैंक मार्केट की बात करते हैं, तो उसमें कॉरिडोर नाम का एक कंसेप्ट होता है कि एमएसएफ एक साइड में और आपका रिवर्स रेपो एक साइड में होता है। तो रिवर्स रेपो हमारा 3.35% है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मार्केट में रेट्स काफी कम जा रहे हैं, मार्केट में जो रेट है वो 3.35% से भी नीचे चला गया है। तो इसलिए रेट्स को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए आरबीआई ने कुछ मेजर्स लिए ताकि इससे रेट इंक्रीज हो सके। तो आरबीआई ने भी फिलहाल रेट रखा हुआ है अपने रिवर्स रेपो का 3.55%। 3.55% अगर आरबीआई ने अपना रिवर्स रेपो का रेट रखा हुआ है तो इसको ध्यान में रखते हुए लोग मार्केट से पैसा बोरो करेंगे, लोग मार्केट से पैसा लेंगे एंड फॉर दैट इज वन ऑफ द रीजन। सो मार्केट में और थोड़ा सा लेंडिंग एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा मार्केट की मूवमेंट्स को बढ़ाने के लिए दे चेंज द रेट्स, बिकॉज देखिए मार्केट रेट्स जब इस कॉरिडोर के बाहर चले जाते तो थोड़ा प्रॉब्लम इकोनॉमी को हो सकता है एंड फॉर दैट रीजन दे आर ट्राइंग टू चेंज द मार्केट रेट्स को चेंज करने की कोशिश शॉर्ट टर्म के लिए यहां पे आरबीआई कर रहा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी वैसे 2 महीने में एक बार आती है, पर जो 14 डेज वाला रेट है उसको बीच बीच में चेंज करने की परमिशन ये आरबीआई के पास होती है और आरबीआई उसको चेंज करता है सो दैट जो मार्केट के रेट्स चल रहे हैं, हमेशा याद रखना जो मार्केट में जो कॉल मनी मार्केट के रेट्स होते हैं वो हमेशा कॉरिडोर के बीच में होने चाहिए, उसका आरबीआई ट्राई करती है। अगर वो इधर उधर हिल रहे होंगे तो उसमें चेंजेस करने की जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। इसलिए 20 बेसिस पॉइंट से हम बात करेंगे 3.35% चल रहा था उसको 3.55% पे यहां पे आरबीआई लेके आया है एंड विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ओके, ये न्यूज और आगे बढ़ेगी और इसके ऊपर हम और डिटेल में बात करेंगे जैसे जैसे इसमें कुछ और चेंजेस होंगे या आरबीआई इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेंगी। रघुराम राजन साहब का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कि एक छोटा सा उनका किसी ने इंटरव्यू लिया था, उस इंटरव्यू के कुछ डिस्कशन हुए। तो रघुराम राजन जो आरबीआई के पहले गवर्नर रह चुके कि आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके, नाउ ही मेंशन वन थिंग कि अभी बहुत अच्छा चांस है गवर्नमेंट के पास कि दे कैन सेल द शेयर्स ऑफ देयर पीएसयूज एंड दे विल गेट द मनी। एनीवेज गवर्नमेंट इज ऑलरेडी ऑन दैट सेम ट्रैक कि दे आर गोइंग टू सेल द शेयर्स ऑफ द पीएसयूज। प्लस व्हाट आरबीआई गवर्नर इज सेइंग दैट देयर इज अ गुड चांस कि प्रायोरिटीज जो सेक्टर है, प्रायोरिटी सेक्टर जो है स्पेशली एमएसएमईज की बात की है, यहां पे थोड़ा सा लेंडिंग बढ़ाना पड़ेगा, यहां पे थोड़ा सा स्पेंडिंग गवर्नमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। द फ्यूचर कैन बी वेरी गुड। दूसरा, मार्केट इज डूइंग गुड, मार्केट इज नाउ इन गुड सिचुएशन। तो ऐसे वक्त में पीएसयू के शेयर्स की वैल्यू भी अच्छी खासी मिल जाएगी, तो ये बहुत अच्छा चांस है, इसी चांस पे इसको बेच दीजिए बिकॉज इन फ्यूचर यू नेवर नो, द रेट्स कैन गो डाउन, द मार्केट कैन गो डाउन एंड दैट इज दिस फ्यू पॉइंट्स मेंशन बाय आरबीआई गवर्नर एंड ही सेड इट कैन इजीली बूस्ट द इंडियाज जीडीपी टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंगल व्हिच वी नीड राइट नाउ। सो इज द व्यू ऑफ आरबीआई गवर्नर, एक्स आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के। सो ये व्यू उनके काफी पहले से थे दैट देयर शुड नॉट बी much involvement of government of India into the shares of the companies, and now again he mentioned the same thing and government is right in this situation, is on the same page as of Raghuram Rajan.
सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आज के दिन में हुए थे। कल हम वापस एक बार मिलेंगे कि एंड विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द पार्ट जो हमारे एग्जाम के लिए क्रूशियल हो सकता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।